Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta May 2020 Current Affair Compilation and this is the fourth video. 3 वीडियोज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पेज नंबर 90 तक हमने कवर कर लिया है एंड 90 ही पेजेस बाकी हैं. सो 3 डेज़ के अंदर ये हमारा कवर हो जाएगा. आज हम पेज नंबर 90 टू पेज नंबर 120 करेंगे. टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग से. एग्रीमेंट्स देखेंगे जिसके अंदर इंडिया भी इन्वॉल्व है एंड इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे अफेक्ट होता है. तो इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो स्टार्ट करते हैं, बॉबल से स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट. तो इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जोग्राफिकल टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे करंट्स क्या होते हैं. ओके, तो अगर आपको जोग्राफी की टर्म्स पता होंगी तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मॉनसून, क्योंकि आपको पता है अभी मॉनसून भी आने वाला है. एंड इसके बाद जो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो साइक्लोन्स आते हैं, तो उन सब के लिए जो जोग्राफी की बेसिक टर्म्स हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट. तो अभी तो टाइम है, प्रीलिम्स के लिए भी अभी हमारे पास 3.5 मंथ्स हैं. तो उसके साथ साथ आप ज़रूर वो जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें ज़रूर रिवाइज करेंगे. ओके, तो देखिए बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट और बॉबल. तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंडिया के IISc जो कि बेंगलुरु में है एंड UK की बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया, इन दोनों ने मिलकर एक मीन्स ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि किस तरीके से मॉनसून को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया जाए, साइक्लोन्स को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया जाए एंड जो भी वेदर रिलेटेड मतलब फोरकास्ट हो सकते हैं वो करे जा सकें. तो ये किस किस का प्रोजेक्ट है? इंडिया एंड UK का प्रोजेक्ट है. इसमें देखा जाएगा कि बे ऑफ बंगाल में जब मॉनसून आता है तो ओशियन प्रोसेसेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. इसको फंड कौन कौन करेंगे? UK की तो है नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल एंड इंडिया की है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. नाउ बे ऑफ बंगाल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर सिस्टम्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में आपने अभी भी देखा होगा जैसे कि अम्फान आया था. एंड इट मेक्स अप द साउथ एशियन समर मॉनसून सिस्टम. तो पहले मैं आपको मॉनसून पढ़ाती हूँ, फिर ये पढ़ाऊंगी कि की प्रोसेसेस क्या हैं इन साउदर्न बे ऑफ बंगाल. तो आप पहले ज़रा मॉनसून देख लीजिए. मॉनसून क्या होती है? मॉनसून सीजनल विंड्स होती हैं. जैसे अभी मॉनसून जो है वो मुंबई में आने के लिए दस्तक दे रहा है, ठीक है. तो अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा मॉनसून क्या होती है. एक तरीके से सीजनल विंड्स होती हैं जो सीजन के बदलाव के साथ, जैसे सीजन चेंज होगा तो वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती हैं. अब मॉनसून डबल सिस्टम होता है सीजनल विंड्स का. ये सी से लैंड की तरफ आती हैं, ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. दिसंबर एंड जनवरी के अंदर देखिए इनका जो मूवमेंट है वो लैंड टू सी है. एंड अभी जब आप जून जुलाई, अभी जून ही चल रहे हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि इनका जो मूवमेंट है वो कहाँ है? इसकी तरफ है, मतलब सी टू लैंड है. ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. यहाँ पे आप देखोगे तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो नीचे आ गई है. यहाँ पे जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो ऊपर आ चुकी है. इसको भी समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक पॉइंट्स बताती हूँ. एक्चुअली जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये शिफ्ट करती है विद द मूवमेंट ऑफ सन. सन जो है वो ट्रॉपिक से कभी बाहर जाता नहीं. अब जब सर्दियों का टाइम होता है तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो थोड़ा साउथ की तरफ चला जाता है. जून जुलाई में थोड़ा इक्वेटर से मतलब थोड़ा सा नॉर्दर्न की तरफ आ जाता है. इक्वेटर को मतलब ऊपर आ जाता है इक्वेटर के. तो यहाँ पर जहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होगा विंड्स वहाँ मूव करेंगी, ठीक है. यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है तो विंड्स यहाँ पर आएंगी. तो दिसंबर जनवरी में तो देखिए मॉनसून जो है वो कहाँ जा, मतलब हवाएं जो है वो कहाँ जा रही हैं? अपोजिट डायरेक्शन में. जून जुलाई में कहाँ आ रही हैं? ये लैंड पर आ रही हैं. तो यही है सारा सिस्टम. एंड जो मॉनसून है वो डबल सिस्टम है सीजनल विंड्स का. सी से लैंड की तरफ आ रही हैं, देखो यहाँ पे सी से लैंड की तरफ आ रही हैं ड्यूरिंग द समर एंड विंटर में लैंड टू सी जाती हैं. मॉनसून जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा होगा. तो ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. ये आप स्टार देख सकते हैं, कोझिकोड इन्होंने जगह दिखाई दी है, ठीक है. सो मॉनसून्स आर पिक्यूलियर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये आप देख सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ. ये आपका ये एशिया ही तो है. अब ये साउथ साइड है और ईस्ट साइड है, तो साउथ ईस्ट साइड के अंदर आप ये देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका. नाउ इंडियन मॉनसून जो है वो दे आर कन्वेक्शन सेल्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. ये पीरियोडिक एंड सेकेंडरी विंड्स होती हैं विच सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन. विंड की डायरेक्शन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. ये मैंने अभी आपको समझा दिया. मॉनसून जो है इनको एसोसिएट भी किया जाता है विद कंडीशंस लाइक एल नीनो, जिसे लिटिल बॉय कहा जाता है, जो मींस हर 2 से 7 साल बाद होता है एंड 2 to 7 ईयर्स में होता है, एंड ला नीना. नाउ देखिए इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या है. मॉनसून जो है वो इंडियन इकोनॉमी की लाइफलाइन है. 2/3 जो फार्मर की इनकम है वो इसी पर डिपेंड करती है. रेन इज द ओनली सोर्स ऑफ इरीगेशन. आज भी इंडिया के अंदर 40% जो क्रॉप एरिया है वो इरीगेशन पर डिपेंड है. 70% जो बारिश है, रेनफॉल जो है वो जुलाई से सितंबर के महीने
में आती है। तो अगर गुड मॉनसून आएगा तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, फार्म की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी अच्छी होगी। और अगर वीक मॉनसून आया तो फिर ये कुछ भी नहीं होगा, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मानसून हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि साउदर्न जो बे ऑफ बंगाल है, अब ये बे ऑफ बंगाल ही तो है, दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल, ये इसकी साउदर्न साइड है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, एक तो ये ध्यान रखिए, द सलाइन साउथ वेस्ट मानसून करंट। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरफ जो आपका होता है वो आपका अरेबियन सी है, इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है। जो अरेबियन सी है उसके अंदर ज़्यादा सैलिनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अंदर जो ऊपर से ब्रह्मपुत्र एंड जो गंगा रिवर आती है उसकी वजह से फ्रेश वाटर जो होता है वो बार बार मिक्स होता रहता है एंड वहाँ पे सैलिनिटी इतनी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे साइक्लोन्स भी आते हैं। तो जो साउथ वेस्ट मानसून करंट है वो मेजर कंट्रोल है सॉल्ट एंड एसएसटी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ बे ऑफ बंगाल, जिसे कंट्रोल करते हैं अगेन लोकल विंड्स भी एंड रिमोट फैक्टर्स भी। हाई सैलिनिटी कोर ऑफ साउथ वेस्ट मानसून करंट, उसके ऑरिजिन होते हैं वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन से विया सोमाली करंट। तो सोमाली करंट आप एक बार उसके अंदर देख लें, एटलस की बुक आपके पास होगी, इक्वेटोरियल अंडर करंट। एंड जो सीजनल रिवर्सल्स होते हैं सोमाली करंट के अंदर और एसएमसी जंक्शन के अंदर, वो एक रेल रोड स्विचेस की तरह काम करते हैं एंड जो वाटर मासेस होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं टू डिफरेंट बेसिन्स इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशियन। एक बैरियर लेयर फॉर्म होती है एंड इरोजन होता है साउदर्न बे ऑफ बंगाल में, जिसे कंट्रोल करते हैं डिफरेंशियल एडवेक्शन एंड जिसकी वजह से रिजल्टिंग मिक्सिंग ड्राइवन बाय शेयर स्ट्रेस। जो लास्ट पॉइंट है वो ये हो कि साउदर्न बे ऑफ बंगाल के अंदर जो क्लोरोफिल है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है मिक्स्ड लेयर प्रोसेसेस एंड बैरियर लेयर स्ट्रेंथ से। नाउ वी विल रीड अबाउट नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे, मीन्स अब तो कर लिया होगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट पर ऑन कोविड बेसिस। तो पहली बार पीएम मोदी जो हैं जब से वो 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तब से उन्होंने पहली बार ही वो नैम मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले तेहरान के अंदर जब हुई थी 2012 में, तो तब जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 2016 में भी 2018 में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया वाइस प्रेसिडेंट ने ही। 2019 में जो मीटिंग थी वो अज़रबैजान के अंदर हुई, 2016 में वेनेजुएला के अंदर हुई थी। अज़रबैजान जो है वो प्रेसिडेंट बना था ग्रुपिंग का फ्रॉम 2019 टू 2022। ये जो मीटिंग थी ये ऑर्गेनाइज की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान इल्हाम अलीयेव। टाइटल यही था, वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। तो क्या है नॉन अलाइंड मूवमेंट? ये वो आइडिया है जो 1950 में इमर्ज हुआ था एंड यूएन के बाद इसके ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ कंट्री मेंबरशिप। ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ कंट्री मेंबरशिप इसके अंदर 120 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। 1950 के टाइम पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जो कि कॉलोनियलिज्म से निकली थी एंड हम भी उन्हीं में से एक थे। तो जो न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस थे ना वो यूएस का मींस कोई भी साथ लेना चाहते थे, ना ही सोवियत यूनियन का। तो कुछ लोगों ने मिलकर को फाउंडर्स इसके जान लीजिए, इंडिया के हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के हैं सुकार्नो, इजिप्ट के हैं गैमल अब्देल नसर, यूगोस्लाविया के हैं जोसेफ ब्रोस टीटो एंड घाना के हैं निक्रूमा। ओके, तो ये कुछ फिगर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इनका जो करिश्मा था उन्होंने मिलकर ये स्टार्ट की। इसके बाद बांडुंग के अंदर 1955 में एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई, फिर 1961 में बेलग्रेड के अंदर हुई जहाँ पे 25 कंट्रीज़ ने साइन किया। ओके, देन देखिए इसका रेलिवेंस आज क्यों ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो बस बड़ी पावर्स के ऊपर ही ब्लेम ही करते रहते हैं। एंड 1989 में जब सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हो गया था कोल्ड वॉर की वजह से, तो बस एक ही सिंगल सुपर पावर बची यूएस। सो दैट्स वाई वे अहेड क्या है कि अब न्यू काइंड्स के अलाइनमेंट्स की जो है वो ज़रूरत है जो कि इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी से डिफाइंड हो, ना कि आइडियोलॉजी से। हमें अलाइन रहना है तो ये एक वर्च्यू होना चाहिए, अ साइन ऑफ गुड लीडरशिप। खास करके वो कंट्रीज जो छोटे तबके की हैं, छोटी हैं, एंड उनको भी एम करना चाहिए कि वो भी मल्टीपल अलाइनमेंट्स करें ऑफ देयर इंटरेस्ट। एंड देयर इज़ नाउ कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन क्लेम टू बी नॉन अलाइंड।
नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाट इज़ द ओपन स्काईज ट्रीटी। तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इज़ एक्सपेक्टेड टू पुल आउट ऑफ द ओपन स्काईज ट्रीटी। तो ट्रम्प जो है वो इससे बाहर निकलने की सोच रहे हैं। तो ये है क्या, इसके अंदर एक्चुअली 34 कंट्रीज़ होती हैं। ये अनआर्म्ड सर्वेलेंस फ्लाइट्स करती हैं ओवर वन अनदर्स टेरिटरीज। इसके अंदर यूएस एंड रशिया शामिल है। 1992 में ये साइन किया गया था एंड फिर ये 2002 में ही इफेक्ट में आया। किर्गिस्तान ने भी साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया है अभी तक भी। इसके अंदर ये एग्री किया गया था कि जब कोल्ड वॉर के बाद जो साइनेटरीज होंगे वो नेस्टी सरप्राइजेज नहीं करेंगे बाय मॉनिटरिंग राइवल मिलिट्रीज। ये ट्रीटी इसीलिए साइन की गई ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने, कॉन्फिडेंस हो, सभी पार्टिसिपेंट्स को बिना किसी साइज के इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके एरियल इमेजिंग के थ्रू मिलिट्री फोर्सेस के बारे में एंड एक्टिविटीज़ ऑफ कंसर्न टू दैम। तो ध्यान रखिएगा ओपन स्काईज ट्रीटी। इसके थ्रू जॉइंट अनआर्म्ड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स हो सकती हैं ओवर द टेरिटरीज, इमेजेस ली जा सकती हैं सेंसर्स को यूज़ करके। सभी जो सिग्नेटरीज हैं वो कॉपीज़ मांग सकते हैं इमेजेस की जो भी ओवर फ्लाइट्स के टाइम पर ली गई। ओवर फ्लाइट्स जो हैं वो गवर्न होती हैं कोटास से, उन्हें एनुअली नेगोशिएट भी किया जाता है एंड स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट को भी असाइन किया जाता है। एंड जो यूएस है वो अलाउड है टू ऑपरेट बोइंग OC-135 प्लेन्स विद इंफ्रारेड स्कैनर्स। तो ध्यान रखिएगा यूएस को अलाउड है। एंड जो कंट्री है अंडर सर्वेलेंस उनको 72 आवर्स वार्निंग दी जाती है फ्लाइट की, 24 आवर्स का नोटिस दिया जाता है टू विच इट कैन सजेस्ट मॉडिफिकेशंस। मीन्स अगर वो मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो बता भी सकते हैं। ये जो ट्रीटी है वो बताती है कि कौन से एयर बेसिस हैं जिन्हें फ्लाइट्स की तरह यूज़ किया जा सकता है एंड किन पॉइंट्स पर दे कैन क्रॉस इनटू ईच अदर्स एयर स्पेस। रशिया एंड यूएस के ऐसे 4 बेसिस हैं। एक कमिटी इनको ओवरसी करने के लिए वो वियना में मिलती है हर महीने एट द हेडक्वार्टर ऑफ OSCE। ध्यान रखिएगा OECD नहीं है, OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस के अंदर है। ये है आपका OSCE, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप। नाउ वाई डज द यूएस वांट टू विड्रॉ क्यों करना चाहता है, क्योंकि मॉस्को और जो वॉशिंगटन है वो एक्यूज़ करते हैं दूसरों को कि वो टर्म्स को ब्रीच कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। एंड यूएस ने पास्ट में भी मॉस्को को कहा था कि वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ऑन फ्लाइट्स जब भी मीन्स वो उसके ये नाम ध्यान रखिएगा कालिनिनग्रेड इसके पास आते हैं। ये एक एरिया है पोलैंड एंड लिथुएनिया के बीच में जहाँ पे रशिया मिलिट्री जो है उनका प्रेजेंस ज़्यादा रहता है। इसलिए जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है दैट दे विल वॉक आउट। नाउ टॉपिक्स देखेंगे कुछ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की कि किस तरीके से वो इंडिया के इंटरेस्ट एंड इंडियन के डायस्पोरा को अफेक्ट करती हैं। सो करेंसी चेंज इन ईरान। तो ईरान जो अपनी करेंसी है वो रीनेम एंड रीवैल्यू भी करने जा रहा है। लॉन्ग कॉल्ड द रियाल, ईरान का जो मनी है इस अब उसको द टोमन कहेंगे या द टोमन कहेंगे। सो उसको प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। एंड एन इम्प्रेसिव 4 zeros will be shaved off all denominations। तो पहले जो था what was previously ये जो 40 आप इसके अंदर देख रहे हैं ना 10,000 रियाल्स, अब ये 1 टोमन जो है उसके बराबर हो जाएगा। इशू क्या है, ईरान ने देखा कि उनकी जो नेशनल करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में। एंड इस ड्रॉप की वजह से द ड्रॉप हैज़ एसेलरेटेड इन रिसेंट ईयर्स। मीन्स ये जो ड्रॉप है ये बढ़ा ही है आने वाले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि यूएस की जो सैंक्शंस है उसने कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ख़राब किया है। करेंसी ने अपने आप को डिवैल्यू करे हैं, मीन्स अराउंड 3500 टाइम्स कर लिया है 1971 से। एंड इट डिक्लाइंड स्टेडली क्योंकि इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में, जिसकी वजह से इनको ये सब सफ़र करना पड़ा। अब डिवैल्यूएशन करने से जो कुछ की टर्निंग पॉइंट्स हैं या जिनकी वजह से मीन्स हुआ तो वो ज़रा देख लीजिए। पहले है आपका इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ 1979, जब वेस्टर्न अलाइड शाह की जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स्ड हो गई एंड आइडियोलॉजिकल जो कैडर था मुल्लास का वो सामने आया। तो काफ़ी सारे एंट्रप्रेन्योर्स एंड जो बिजनेस मोगुल्स थे उन्होंने कंट्री को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें पकड़ लेंगे एंड उनकी वेल्थ भी लूट लेंगे। तो ये आपका था इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ 1979। फिर ईरान और इराक की वॉर हुई 1989 में, जिसकी वजह से ईरान को ऑलमोस्ट 8 ईयर्स लग गए अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने में
में, जिस टाइम पर रियाल जो था वो ऑलमोस्ट 100% लॉस्ट हो चुका था एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से एंड अनचेक्ड प्रिंटिंग हुई कैश की। देन लास्ट ईयर्स ऑफ हार्ड लाइन प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद टेन्योर, तो जब ये पावर में मीन्स इन्होंने पावर छोड़ी 2013 में, तो ईरान जो था उसके अंदर काफ़ी सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए थे, 400% ज़्यादा लगे हुए थे ग्लोबल करेंसी मार्केट्स के कंपैरिजन में। देन देखिए लास्ट मेजर टर्निंग पॉइंट विच इज़ स्टिल प्लेइंग आउट वो तब हुआ जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस जो है वो बाहर निकाल लिया आउट ऑफ द न्यूक्लियर डील। तो ये एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह था एंड थ्रू एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईरान्स ऑलरेडी वेल एग्यूड इकोनॉमी। तो ये जो रियाल्स का प्लंज है ये कंटिन्यू रहा, 600% वीकर हो गए अगेंस्ट यूएस डॉलर दैन इट वाज बिफोर द रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के बाद से इनकी जो करेंसी का मींस जो रियाल का जो वैल्यू था वो 600% कमज़ोर हो गया ना। और क्या कारण थे इस क्राइसिस को कंट्रीब्यूट करने के? तो ईरान ने फाइनेंशियल डिज़ास्टर्स फेल किए 1979 में, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस, जैसे कि आपकी जो एबिलिटी है वो कम कर दी ऑयल बेचने की ईरान की, जिसकी वजह से मींस उनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वही ड्राई अप हो गया। देन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिए स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन एसेस टू फॉरेन करेंसी, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट जो थी वो बढ़ी। एंड देन ग्लोबल पैंडेमिक, जिसकी वजह से लाइव्स ऑफ पीपल के अंदर बहुत स्ट्रेस आया। इम्प्लीकेशंस क्या होंगी लेटेस्ट मूव की? अगर केयरफुली इसको इम्प्लीमेंट किया गया एज पार्ट ऑफ वाइडर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, तो जो रीडिनोमिनेशन है वो पॉजिटिव मूव में रहेगा एंड कोई मीन्स ऐसा आंसर नहीं बचेगा फॉर द इंटरवाइंड इकोनॉमिक वॉर्स। सो ये नेसेसरी एक्शन है ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिंपल किया जा सके। सिंपल करेंगे ट्रांजैक्शंस बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर ईरानियन शॉपर्स टू कैरी लोड्स ऑफ रियाल्स टू मेक परचेजेस विच दे हैव टू डू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो उन्हें इतना अमाउंट कैरी करना नहीं पड़ेगा। नाउ वेस्ट बैंक एंड इश्यूज एसोसिएटेड, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो जो हैं वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मिले, कहाँ पर? जेरूसलम के अंदर, जहाँ पे दोनों ने डिस्कस किया कि इजराइल के क्या प्लान है टू एनेक्स पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक। तो ये इशू काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड जो मीटिंग हुई वो हुई जब वायलेंट क्लैशेस जो थे वो चल रहे थे इजरायली पीपल के बीच में एंड एक पैलेस्टीनियन टीन जो है वो उसको मारा भी गया एंड उसको वो मर भी गया है। वेस्ट बैंक है कहाँ? तो वेस्ट बैंक एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मे बी इसके अंदर डायग्राम भी हो, अभी आएगी डायग्राम, मैं आपको दिखा दूंगी। तो देखिए ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास है, वेस्टर्न एशिया के अंदर। जॉर्डन इसके ईस्ट साइड में है एंड ग्रीन लाइन इसको सेपरेट करती है। इजराइल साउथ में है, वेस्ट में है एंड नॉर्थ में है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी। वेस्ट बैंक जो है वो एक सिग्निफिकेंट सेक्शन है वेस्टर्न डेड सी शोर का। डिस्प्यूट सेटलमेंट्स है क्या एंड हु लीव्स देयर? तो वेस्ट बैंक को 1948 में जब अरब इजरायली वॉर हुई थी तो जॉर्डन ने इनको कैप्चर कर लिया था। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये टॉपिक हम कर चुके हैं बट अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक। सो जिनका हो भी गया है प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें। सो इजराइल स्नैच्ड इट back through during the 6-day war of 1967 and has occupied it ever since। मीन्स इज़राइल जो था उसको देखिए किसने कैप्चर कर लिया? जॉर्डन ने। तो इज़राइल ने वापस से 1967 में 6 दिन की लड़ाई हुई एंड वापस वेस्ट बैंक को क्या कर लिया? अपना बना लिया। इस वॉर के टाइम पे इजिप्ट को हराया इज़राइल ने, सीरिया को हराया, जॉर्डन को हराया। तो एक अकेले इज़राइल ने इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन को हराया। 130 फॉर्मल सेटलमेंट्स किए वेस्ट बैंक के अंदर। स्मॉलर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो थे वो लास्ट 20 to 25 ईयर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए। 4 लाख इजरायली सेटलर्स, जिनमें से ज़्यादातर जियोनिस्ट्स हैं एंड जो क्लेम करते हैं बिब्लिकल बर्थराइट ओवर दिस लैंड, वो अब यहाँ पर रहते हैं अलॉन्ग विद 26 लाख पैलेस्टीनियंस। तो जियोनिस्ट एंड पैलेस्टीनियंस दोनों यहाँ पर रहते हैं। ये जो टेरिटरी है ये स्टिल अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियंस हैं जो यहाँ रह रहे हैं एंड वो भी ये देखते हैं कि भाई ये लैंड जो है वो हमारा भी फ्यूचर स्टेट है। नाउ व्हेन इजराइल टुक कंट्रोल ऑफ द लैंड इन 1967, जब 1967 के अंदर
इज़राइल ने इसको मीन्स जो 6 दिन की लड़ाई हुई थी तो ले लिया था ना। इट अलाउड जूइश पीपल टू मूव इन, मीन्स इन्होंने अलाउ कर दिया कि जूइश पीपल भी यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन पैलेस्टीनियंस कंसीडर्स द वेस्ट बैंक इलीगली ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन लैंड, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस है वो ये कहते हैं कि जो वेस्ट बैंक है वो इलीगली ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन लैंड है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो क्या ये जो सेटलमेंट्स थी ये इलीगल थी? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि वेस्ट बैंक की जो सेटलमेंट्स हैं वो 4th जिनेवा कन्वेंशन को वायलेट करती हैं, मींस उनको नहीं फॉलो कर रही हैं। 4th जिनेवा कन्वेंशन क्या है? 1949 में कहा गया था कि जो भी एक्यूपाइंग पावर होगी वो डिपोर्ट नहीं करेगी, ना ही ट्रांसफ़र करेगी पार्ट्स ऑफ इट्स ओन सिविलियन पॉपुलेशन इनटू द टेरिटरी इट ऑक्यूपाइज। रोम स्टैचूट भी, जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी 1998 में सेटअप किया, उन्होंने भी कहा कि ये जो ट्रांसफ़र्स होंगे इसके अंदर वॉर क्राइम्स हैं, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी का एप्रोप्रिएशन होना, ये जस्टिफाई नहीं करते बाय मिलिट्री नेसेसिटी एंड कैरिड आउट अनलॉफुली एंड वेंटोनली। इंटरनेशनल व्यूज़ देखें तो यूएसए ने नवंबर 2019 के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो कंसीडर नहीं करता कि जो इजरायली के सेटलमेंट्स है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं एंड वो ज़रूरी हैं इजरायली सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए। ट्रंप ने ये भी कहा कि मिडल ईस्ट पीस प्लान जो है वो बनाना चाहिए ताकि 2 स्टेट सॉल्यूशन ला सकें। 2 स्टेट सॉल्यूशन देखिए आईएएस के एग्ज़ाम में आई थिंक 2 या 3 साल पहले पूछा भी जा चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे विद नेतन्याहू एंड क्लेम किया कि जो डील है वो बून ही साबित होगी दोनों देशों के लिए। इंडिया ये कहता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन अच्छा है एंड सॉवरन इंडिपेंडेंट एंड वाइबल स्टेट बननी चाहिए पैलेस्टाइन की। इंडिया का जो सपोर्ट है पैलेस्टाइन के लिए वो इजराइल के रिलेशनशिप को डेटर नहीं करता। वट अबाउट जेरूसलम? तो ओस्लो एकॉर्ड्स था 1990 का, जहाँ पे दोनों इजराइल और जो पैलेस्टीनियंस थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो सेटलमेंट्स है वो नेगोशिएशंस के थ्रू कर लेंगे, लेकिन जो नेगोशिएशन प्रोसेस थी वो मतलब डेड ही है काफ़ी सालों से। एंड इजराइल वॉकड इनटू ईस्ट जेरूसलम इन 1967 एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्स्ड इट। इजराइल के लिए जेरूसलम नॉन नेगोशिएबल है। पैलेस्टीनियंस जो हैं वो चाहते हैं कि जो ईस्ट जेरूसलम है वो उनकी कैपिटल बने एंड दोनों वो वर्ल्ड के नेशंस हैं वो इसको ऑक्यूपाइड टेरिटरी ही मानते हैं। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स क्या है? 1967 में 6 डे वॉर हुई। इजराइल ने कैप्चर किया सिनाई पेनिनसुला एंड गाजा स्ट्रिप। किससे? इजिप्ट से। वेस्ट बैंक एंड ईस्टर्न जेरूसलम हासिल किया किससे? जॉर्डन से। गोलन हाइट्स हासिल किया किससे? सीरिया से। जो पैलेस्टीनियंस है वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं वेस्ट बैंक के अंदर ही, अलॉन्ग विद द हमास कंट्रोल गाजा स्ट्रिप एंड ईस्ट जेरूसलम को अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं। अब ये आप देखिए, ये है आपका वेस्ट बैंक, ये देखिए आप, ये है आपका वेस्ट बैंक। ठीक है, ये आपका वेस्ट बैंक है, ये आपकी गाजा स्ट्रिप है एंड देखिए आप ये जो इजराइल है ये इसको साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ से कवर कर रहा है एंड जो आपका ये वाला साइड है यहाँ पे क्या है? जॉर्डन है। ठीक है, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री हो गई है। ये आप गोलन हाइट्स देखिए, ये इन्होंने कब्जा लिया, किससे कब्जा लिया? सीरिया से कब्जा लिया है। ठीक है, देन यहाँ पर आप गाजा स्ट्रिप देख रहे होंगे, ये आप गाजा देखिए, तो ये इस तरीके से है। एंड एक और था गोलन हाइट्स इन्होंने एंड ईस्टर्न जेरूसलम लिया है जॉर्डन से, तो ईस्टर्न जेरूसलम इसमें शो नहीं है। नाउ लेट्स रीड अबाउट चाइना ताइवान रिलेशंस। तो चाइना, ताइवान, मकाऊ, ये भी प्रॉब्लम चलती रहती है। तो यूएस लॉ मेकर्स ने हैव रिटन टू 60 नेशंस को लिखा है कि वो ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाएं। एंड और कौन है 60 नेशंस? जर्मनी, थाईलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इशू क्या है? टू दिस डेट ताइवान जो है वो पार्ट नहीं है WHO का। क्यों? क्योंकि चाइना ऑब्जेक्ट करता है, वो कहता है कि नेशन जब पार्ट है एंड हाउ एवर दैट हैज़ नॉट डेटर्ड ताइवान कि भाई ताइवान जो है उसको WHO डिसीजन मेकिंग बॉडी की पार्टिसिपेशन ना मिले, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, लेकिन जो मीटिंग है वो होगी भी इन कमिंग डेज ऑफ द मंथ। तो चाइना ताइवान के रिलेशंस अगेन हम कई बार कर चुके हैं बट अगेन आई एम गोइंग टू रीड इट। तो चाइना ने ताइवान को कहा कि वन चाइना पॉलिसी चलेगी, चाइनीज़ की सिविल वॉर से ही चल रही है। जब क्यो मिनटैंग जो नेशनलिस्ट थे वो आइलैंड में आए थे 1949 में एंड उन्होंने ही
इसको बीजिंग रूल के अंदर लाया था। तो चाइना जो है वो ताइवान की टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। जो ट्रेड है मींस इसके साथ होता है $2 to $6 बिलियंस का। एंड जो ताइवान है वो ट्रेड सरप्लस के साथ ही रहता है चाइना से। ताइवान जो है वो सेल्फ गवर्न एंड डी फैक्टो इंडिपेंडेंट एंड कभी भी फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया अपनी इंडिपेंडेंस। तो वन कंट्री टू सिस्टम फार्मूला के अंदर ताइवान जो है वो अपने अफेयर्स रन करती रहेगी। एंड ऐसा ही सिमिलर अरेंजमेंट जो है वो हांगकांग के साथ भी चल रहा है। ताइवान जो है वो मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का भी है एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी है। नाउ वन चाइना पॉलिसी क्या है? तो वन चाइना पॉलिसी जो है वो रिकॉग्निशन है इन द यूएस जब लॉन्ग हैल्ड पोजीशन इन बीजिंग कि एक ही चाइना है एंड ताइवान भी उसी का पार्ट है। कोई भी कंट्री अगर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाती है विद बीजिंग तो उन्हें ये मानना होगा कि वन चाइना एंड जितने भी फॉर्मल टाइज जो हैं विद ताइवान वो उनको सेवर करने होंगे। पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो वॉशिंगटन रहेगा वो रोबस्ट रहेगा, नॉन ऑफिशियल रिलेशन रहेगा ताइवान के साथ। जो वन चाइना पॉलिसी है वो डिफरेंट है वन चाइना प्रिंसिपल से, क्योंकि वन चाइना प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ताइवान एंड जो मेन लैंड चाइना है वो इनएलिएनेबल पार्ट्स है। लेकिन यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है आपका? वन नेशन एंड वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला एंड वन चाइना, ये दूसरा प्रिंसिपल है। इंडो ताइवान रिलेशंस तो कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज तो नहीं है ताइवान एंड इंडिया के, लेकिन कॉपरेट करते हैं। एंड इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को 2010 से इंडोर्स करने से रिफ्यूज़ किया हुआ है। नाउ इंडिया ओपोजेज रीजॉइनिंग RCEP ओवर चाइना कंसर्न्स। तो ये आपको पता होगा कि इंडिया ने जो था वो RCEP नहीं ज्वाइन किया था एंड 15 मई जो थी वो डेडलाइंस थी इंडिया के लिए कि वो RCEP को ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया है। इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो इंडिया का जो RCEP नेशंस है उनके साथ पहले से ही ट्रेड डेफिसिट है $105 बिलियन का, जिसमें से अकेले चाइना के साथ $54 बिलियन का है। ठीक है, और भी रिलैक्सेशंस देंगे तो डेफिसिट और बढ़ेगा। नाउ चाइना के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगे या जो डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे न्यूजीलैंड से वो इंडियन मार्केट्स के अंदर बिल्कुल फ्लडेड हो जाएंगे, मींस बहुत सारे आ जाएंगे, जिससे हमारी कंट्री के डोमेस्टिक इंटरेस्ट को फ़र्क पड़ेगा। जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो डेट्रीमेंटल है, क्योंकि इन हमारी जो कंट्री का एम है वो है मेक इन इंडिया, कि हम अपनी कंट्री के अंदर खुद चीज़ों को बनाएंगे। इंडिया जो है वो देख रहा है कि स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ताकि जो ट्रेड पैक्ट है उसको अब्यूज़ ना किया जाए नॉन पार्टनर कंट्रीज़ के साथ एंड अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम अ सर्ज इन इम्पोर्ट्स। ई कॉमर्स एंड जो ट्रेड रेमेडीज़ है वो अनदर की हैं। एंड इंडिया ने कंसर्न्स भी शो किए कि अगर जो टैरिफ्स जो इसमें कम किए गए हैं, जो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए गए हैं ऑन प्रोडक्ट्स, इससे हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर फ़र्क पड़ेगा। इंडिया ने ये भी कहा कि जो 2014 को जो बेस ईयर माना है टैरिफ रिडक्शंस का वो हम नहीं, इसके लिए हम चिंतित हैं, सो वी डोंट वांट टू ज्वाइन। नाउ RCEP का कोरोना वायरस के बाद क्या रेलिवेंस है? तो देखिए, इफ़ anything the COVID-19 experience, so the experience of countries that have been overly dependent on imports from China or one country would have been reinforced and revalidated the decisions to stay out of RCEP। तो अगर हम COVID-19 के एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखते हैं या कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखते हैं तो वो यही है कि हम जो चाइना के इम्पोर्ट्स पर सबसे ज़्यादा डिपेंड हो गए थे या किसी भी कंट्री से, तो उससे जो डिसीजन है वो हमारा मीन्स री होगा एंड रीवैलिडेट होगा टू स्टे आउट ऑफ RCEP। नाउ कैसे एंड क्यों इंडिया जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकता था या कर सकता है? तो देखिए, अगर इंडिया RCEP को दोबारा ज्वाइन करता है तो इससे बेटर टाइम कोई नहीं है, क्योंकि ये एक सिग्नल है वर्ल्ड के लिए कि जो इंडिया है वो एक अट्रैक्टिव प्लेस तो है ही इन्वेस्ट करने के, एंड साथ में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकते हैं। तो एक ऑप्टिमिज्म भी क्रिएट हो सकता है अमंग इंडियन कंपनीज गिवन द अनसर्टेनिटी ओवर डिमांड एंड कंजम्पशन ड्यू टू पेंडेमिक। तो राइट नाउ जो बिजनेस है उनका काफ़ी मीन्स ऐसा है, दे हैव अ वेरी लिटल टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड एक फ्री ट्रेड एरिया अगर RCEP होगा तो उससे ऑप्टिमिज्म क्या होगा, थोड़ा रिवाइव ही होगा। तो ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये सभी कंट्रीज RCEP के अंदर है, 10 है एंड अब इंडिया नहीं है तो आपकी 5 ही बचेंगी।
तो देखिए आरसीपी है क्या, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंदर 15 कंट्रीज़ है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। एंड इसके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे गुड्स एंड सर्विसेज फ्री फ्लो होंगे, टैरिफ्स एंड ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी। तो कॉम्पोजिशन क्या है, आरसीपी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर है वो ध्यान रखिए 10 आपकी जो आसियान कंट्रीज़ है, दैट इज़ ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, एंड 5 जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर से इंडिया जो है वो बाहर निकल गया है नवंबर 2019 के अंदर ही। तो अब बचे इसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये ध्यान रखिएगा नॉर्थ कोरिया नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। नाउ अफगानिस्तान पावर शेयरिंग डील, तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी एंड उनके राइवल अब्दुल्ला ने एक पावर शेयरिंग डील साइन की है, एंडिंग मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो थोड़ा डील को देखते हैं कि क्या डील इन्होंने साइन की है, कि मिस्टर घानी ही प्रेसिडेंट रहेंगे, डॉक्टर अब्दुल्ला जो है वो पीस टॉक्स करेंगे तालिबान के साथ। जो डेड कॉल्स है, द डेड कॉल्स फॉर अब्दुल्ला कि वो कंट्री को लीड करें नेशनल रिकाउंसिलिएशन हाई काउंसिल को, एंड कुछ मेंबर्स अब्दुल्ला के टीम के घानी के कैबिनेट के अंदर भी इंक्लूड किए जाएंगे। जो रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल है उसको अथॉरिटी दी जाएगी कि वो सभी अफेयर्स को हैंडल करें, अप्रूव करें रिलेटेड टू अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। इशू क्या है, मिस्टर घानी और डॉक्टर अब्दुल्ला दोनों ही विक्ट्री क्लेम कर रहे थे लास्ट सितंबर इलेक्शन में, एंड लास्ट मंथ में राइवल इनॉग्रेशन सेरेमनीज भी हुई। अफगान इलेक्टोरल कमीशन ने कहा कि जो अशरफ घानी है वो थोड़े से वोट से जीते हैं, लेकिन मिस्टर अब्दुल्ला ने रिजल्ट को फ्रॉडुलेंट बता दिया। जो डील है वो इस तरीके से सामने आई कि अफगान कंट्रीज सोच रही हैं कि वो पीस टॉक्स करेंगे तालिबान के साथ ताकि वायलेंस ख़त्म हो जाए, एंड जो कैपिटल काबुल है वो बैलेंस ऑफ पावर बनाकर रखे। यूएस तालिबान पीस डील क्या है, तो एक पीस डील साइन हुई थी यूएस गवर्नमेंट एंड तालिबान के बीच में भी 29 फरवरी 2020 में, जिसमें यूएस एंड जो नाटो है दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो अफगानिस्तान को छोड़कर चले जाएंगे। एंड इस डील को अफगानिस्तान के लिए बेस्ट चांस की तरह देखा जा रहा है कि वो पीस मींस शांति ला सकते हैं, एंड तब से ही यूएस ट्राई कर रहा है टू गेट द तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट कि वो इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस करें, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल एंड पर्सनल हॉस्टैलिटी जो है मिस्टर घानी के बीच में एंड मिस्टर अब्दुल्ला के बीच में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर अफगानिस्तान में पीस होता है तो उसके लिए थ्रू इंडिया के लिए कैसे हेल्प है, तो इंडिया इस डील को वेलकम कर रहा है कि एफर्ट्स को रिन्यू करो, पीस एंड स्टेबिलिटी बनाओ, जो टेररिज्म है, जो वायलेंस है उसे ख़त्म करो, ताकि हमें भी एक मींस अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो एक गेटवे मिलेगा ऑयल के लिए, एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो मिनरल रिच कंट्रीज़ हैं उनके थ्रू हमें गेटवे मिलेगा, हम वहाँ पे हमारी रीच होगी। एंड जो अफगानिस्तान है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिसिपेंट है ऑफ इंडियाज़ फॉरेन एड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो इसीलिए हमारे लिए अफगानिस्तान के अंदर शांति रहना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ अ ट्रैवल बबल, तो बाल्टिक कंट्रीज ध्यान रखिएगा 3 है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, जिन्हें ट्रैवल बबल कहा जाता था। इन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की है ताकि जो कोविड-19 लॉकडाउन्स के बाद ट्रैक पर लाया जा सके। नाउ क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो ट्रैवल बबल है क्या, ये कंट्रीज़ को रिकनेक्ट करता है, स्टेट्स को रिकनेक्ट करता है ताकि गुड लेवल ऑफ सक्सेस जो है वो क्रिएट हो सके नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, एंड जो कंट्रीज़ है वो ट्रेड टाइज करें एंड विद ईच अदर एंड अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा दे। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया ट्रैवल बबल के अंदर जो रेजिडेंट्स होंगे वो रेल, एयर एंड सी के थ्रू फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं बिना क्वारंटाइन मेजर्स के। ये जो कॉरिडोर है इन्हें दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ेगा 14 दिन तक। फ्रीली ट्रैवल करना है तो वन शुड नॉट हैव ट्रैवल, मतलब अगर फ्रीली ट्रैवल करना है पास्ट 14 डेज के बाद तो वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए या किसी के संपर्क में ना आया हुआ हो। सिग्निफिकेंस क्या है, ये बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज जो हैं एंड इनका 35% जीडीपी रहता है, तो ये स्पेशली इनको फेवर करती है स्मॉल कंट्रीज़ जो कि ट्रेड के थ्रू उनको भी बेनिफिट मिलता है जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। नाउ यूएस डिस्कस्ड कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन डिकेड्स, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है, डिस्कस किया है कि वो अपना पहला
न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन करेंगे 1992 से। मिड अप्रैल में एक रिपोर्ट आई यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की कि वो जो कंप्लायंस रिपोर्ट है दैट इज एडरेंस टू एंड कंप्लायंस विद आर्म्स कंट्रोल, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स एंड कंसर्न्स इशू किए कि जो चाइना है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है क्योंकि उनके लो यील्ड्स हुए हैं एट इट्स लो टेस्ट साइट एंड वो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को वायलेट कर सकते हैं। यूएस रिपोर्ट ये भी क्लेम कर रही है कि रशिया भी न्यूक्लियर वेपन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, न्यूक्लियर यील्ड क्रिएट कर रहा है एंड जीरो यील्ड अंडरस्टैंडिंग है उनकी भी सीटीबीटी के अंदर, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, एंड ये अनसर्टेन है कि ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। यूएस ने न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन 1992 से नहीं किया है एंड जो टेस्ट है वो एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर है फ्रॉम यूएस डिफेंस पॉलिसी एंड ड्रामेटिकली अप द एंड फॉर अदर न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस। अगर ऐसे ही करते गए तो स्टार्टिंग गन टू एन अनप्रेसिडेंट न्यूक्लियर आर्म्स रेस मीन्स वो जो न्यूक्लियर है, सिंपल सी बात है, अगर बहुत ही आसान शब्दों के अंदर हम बात करें कि न्यूक्लियर टेस्ट वो नहीं कर रहे हैं 1992 से एंड वो चाहते भी नहीं है, लेकिन रशिया एंड चाइना जो है वो उनको कुछ ऐसे लग रहा है उनको कि ये लोग जो है ऐसा काम कर सकते हैं एंड रशिया तो कर भी रहा है। तो सीटीबीटी क्या है, तो न्यूक्लियर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो देखिए इसके अंदर साफ ही लिखा है कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने। तो ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को मना करती है कहीं भी एंड कोई भी नहीं करेगा। सो ये नेगोशिएट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा के अंदर डिसआर्मामेंट की एंड यूएन जनरल असेंबली ने भी इसको माना था। 24 सितंबर 1996 को ये साइन हुई थी। 44 स्टेट्स ने इसको साइन किया था, रेटिफाई भी किया था एंड इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। ये ध्यान रखिएगा, पिन से ध्यान रख लीजिए आपका, ये पाकिस्तान, ये इंडिया एंड ये नॉर्थ कोरिया, इन्होंने ये साइन नहीं किया है। जीरो यील्ड क्या है, जीरो यील्ड अभी हमने देखा था ना रशिया से रिलेटेड। तो एक ऐसा टेस्ट बैन दैट हैज बीन डिफाइंड एज अ जीरो यील्ड टेस्ट बैन मींस प्रोहिबिट करते हैं कि आप कोई भी, मना करते हैं कोई भी सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे बट नॉट सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनामिक न्यूक्लियर टेस्ट। नाउ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट बैरियर है ताकि न्यूक्लियर वेपन्स ना डेवलप किए जाए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप होते हैं तो उससे ह्यूमन सफरिंग बढ़ती है, एनवायरनमेंट डैमेज होता है। अब चाइना और रशिया ने दोनों ने ही यूएस के एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया है एंड कहा है कि जो ट्रम्प जो है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोबारा से अच्छे से देखे एंड ईरान न्यूक्लियर डील को अच्छे से देखे, यूएस रशिया इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी को अच्छे से देखे। चाइना के साथ तो प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं एंड कोरोना वायरस की वजह से भी चल रही है। देन ये जो कोल्ड वॉर राइवलरी है इसकी वजह से ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं जब न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गई थी 1950 में, फिर न्यू राइवलरीज बने थे एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग अगर दोबारा शुरू हो जाएगा तो ये भी दोबारा से एक रेस लगने लगेगी कि कौन ज़्यादा सक्षम है। सो अच्छा यही होगा कि ये ना हो। नो आंसर्स येट फॉर सोमालिया। तो कोविड-19 पैंडमिक से जो हियरिंग्स थी एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन सोमालियाज मैरीटाइम डिस्प्यूट विद केन्या वो अब दोबारा से डिफ़र कर दी गई है, डिले कर दी गई है। ठीक है, तो किसकी, सोमालिया की, किसके साथ, केन्या के साथ। तो डिस्प्यूट है क्या, सोमालिया एंड जो केन्या है दोनों ही अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट है। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूट है जहाँ पे ह्यूज डिपॉजिट्स है ऑयल एंड गैस के एंड दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू इंडियन ओशियन। तो सोमालिया ये आर्ग्यू करता है कि जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो उसी डायरेक्शन में रहे एंड जो केन्या है वो ये कहता है कि जो बॉर्डर है उसे 45 डिग्री टर्न लेना चाहिए एट द शोर लाइन एंड लैटिट्यूडनल लाइन पर रन करे एंड नैरोबी को भी एक्सेस मिले टू द लार्जर चंक ऑफ सी। क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो 2009 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था जहाँ पे दोनों को ही ये कहा गया था नो ऑब्जेक्शन टू प्रेजेंटिंग सेपरेट सबमिशन टू द यूएन कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, जिसके अंदर कहा गया था कि 200 नॉटिकल लिमिट्स के बाहर कोई भी अपनी लिमिट को फैलाने की कोशिश ना करे एंड पार्टीज़ ने भी सेटलमेंट की थी। 2014 में सोमालिया जो थे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी
गए जो कि हैग के अंदर है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। एंड अक्टूबर 2019 में जो ICJ था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया 8 जून 2020 तक। डिस्प्यूट जो है उसका इंटरनेशनल अटेंशन इसीलिए उन्होंने किया, मींस खींचा है, क्योंकि यूके एंड जो नॉर्वे हैं वो सोमालिया को सपोर्ट करते हैं, जबकि US एंड जो फ्रांस है वो केन्या को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखोगे, UK और नॉर्वे, तो UK और नॉर्वे जो है वो आपके यूरोप नेशंस हो गए ना, तो इस तरीके से ध्यान रख लीजिए सोमालिया को, एंड जो US है एंड जो फ्रांस है वो केन्या को। CLCS है क्या, ये कमीशन थी जो कि लिमिट करती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एंड बताती है UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद किसी की कोई लिमिट नहीं होगी। एंड इस कन्वेंशन के अंदर जो कोस्टल स्टेट है वो अपनी आउटर लिमिट्स जो है वो 200 जो नॉटिकल माइल्स है उस तक ही रखेंगे, अगर उसके आगे बढ़ाने हैं तो कमीशन की रिकमेंडेशन लेनी होगी। इस कमीशन के मेंबर्स कौन है, 21 मेंबर्स हैं, जियोलॉजी, जो फिजिक्स, हाइड्रोफोलॉजी, सबके इसके मेंबर्स होते हैं, हाइड्रोग्राफी है सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका केन्या है, ये आपका सोमालिया है, ये नैरोबी की बात कर रहे हैं, एंड ये आपका इंडियन ओशियन है। ओके, ये देखिए यहाँ पर है, एंड ये जो 3 पॉइंट्स है केन्या, इनको ये डिस्प्यूटेड एरिया है, दिस इज़ द डिस्प्यूटेड एरिया। ये इन्होंने दिखाया है कि केन्या जो है मैरीटाइम बॉर्डर क्लेम इतना कर रहा है, सोमालिया जो है वो इतना कर रहा है, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। नाउ चाइना सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग, तो 17 ईयर्स एंड हाफ अ मिलियन स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स हांगकांग के अंदर, उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो एक नया नेशनल सिक्योरिटी बिल बनाए एंड इसी वीक बनाए, एंड ये स्ट्रॉन्गर प्रपोजल है। कंसर्न क्या है, चाइना की गवर्नमेंट जो है वो दे डू नॉट नीड अ नोट फ्रॉम लोकल सिटीजन्स और लॉ मेकर्स, क्योंकि जो मेनलैंड चाइनीज़ अथॉरिटीज़ है वो पेशेंस नहीं है उनके अंदर, एंड लॉन्ग एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वो देख रहे हैं। एंड एग्जैक्टली है क्या, तो जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है वो यही कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाइए हांगकांग के अंदर, एंड ये रिप्लेसमेंट करेगा जो पुराना जो कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ है आर्टिकल 23, जिसको सस्पेंड कर देना चाहिए क्योंकि मासिव प्रोटेस्ट हुए थे 2003 में भी। एंड बट अनलाइक आर्टिकल 23 जो कि लोकल लेजिस्लेशन की बात करता है, जो न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो बाईपास कर देगा हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी, एंड इट विल बी इंक्लूडेड एज एन एनेक्स टू द बेसिक लॉ द सिटीज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जो न्यू प्रपोजल है वो एक्टिविटीज़ को टारगेट करेगा सच एज स्प्लिटिंग द कंट्री, सबवर्टिंग स्टेट पावर, ध्यान रखिएगा कंट्री को तोड़ो एंड फिर उनको सबवर्ट करो। तो साथ में टूरिज्म एंड जो फॉरेन इंटरफेरेंस है वो भी बढ़ जाएगी हांगकांग के अंदर। तो एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स जो हैं हांगकांग के अंदर, उनको टेररिस्ट एक तरीके से घोषित कर दिया है कुछ मेनलैंड ऑफिशियल्स ने भी। लॉ है क्या एंड इसको प्रपोज क्यों किया गया, क्योंकि बीजिंग की जो टाइमिंग है वो क्वेश्चंस उठाती रहती है बार बार हांगकांग के लिए कि कुछ मतलब जो ये सिंपल, अगर देखो मैं अपनी भाषा में आपको बताऊं तो चाइना जो है वो हांगकांग को इसलिए अपने कंट्रोल में रखना चाहती है कि हांगकांग जो है वो दूसरों के साथ रिलेशंस ना बनाए, क्योंकि हांगकांग जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर मिल जाएगा तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो वो इस लॉ को चेंज नहीं करना चाहते, एंड हांगकांग चाहता है कि ये लॉ चेंज हो जाए ताकि हमें थोड़ी सी छूट मिले। बीजिंग की जो टाइमिंग है हैज़ रेज्ड क्वेश्चंस अमंग मैनी इन हांगकांग। कुछ कहते हैं कि ये इसलिए चूज़ किया गया है ताकि जो ग्लोबल अटेंशन है वो कम हो सके, बिकॉज एज द वर्ल्ड, खास करके US एंड ब्रिटेन जो कि सपोर्टर्स है यूके के, वो हांगकांग के, ध्यान रखिएगा US एंड ब्रिटेन जो कि सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं हांगकांग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के, वो प्री ऑक्यूपाइड हो जाएगा विद कंटेनिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है हांगकांग जो है is unlikely to see a return of large scale protest while law social distancing rules जो है वो बने रहे, although flare ups of unrest are possible। मतलब कि large scale protests अगर होंगे तो social distancing जो rules हैं उनको कैसे फॉलो किया जाएगा। तो एनालिस्ट्स का ये कहना है कि जो बीजिंग है उनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है हांगकांग के ऊपर कि वो कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन जो है जिसके थ्रू वो करना चाहते हैं, एंड जो प्रो बीजिंग पार्टीज हैं दे ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड टू क्लेम अ बिग विन इन द अपकमिंग वोट फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सितंबर, क्योंकि सितंबर में इलेक्शंस भी होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो वोट उनको मिलेगी या नहीं होगी, तो ये डर है। नाउ वॉशिंगटन की क्या पोजीशन है,
चाइना ने कहा है कि फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है डोमेस्टिक मैटर्स के अंदर। बीजिंग ने वॉशिंगटन जो है हैज सिंगल्ड आउट वॉशिंगटन, क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स है, वॉशिंगटन ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से हांगकांग के अंदर स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते हैं। 2 मेंबर्स यूएस कांग्रेस के क्विकली रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि जो बाई पार्टीशन बिल था जिसकी वजह से सैंक्शन लगाए गए, दैट वुड इसेंशियली सैंक्शन एनी चाइनीज ऑफिशियल हु इन्फोर्स द प्रोपोज नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो ये जो मेजर है जिसके थ्रू सैंक्शन लगाए गए उन लोगों पर जो कि चाइना के लीगल ऑब्लिगेशंस को नहीं मानेंगे, एंड उनको क्या होगा, प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। तो लास्ट ईयर भी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे हांगकांग के अंदर, एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक लॉ भी पास किया था, साइन किया था, द हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट ऑफ 2019। तो जो अगेन अभी हमने पढ़ाई था कि यूएस एंड जो ब्रिटेन है वो तो हांगकांग के साथ है, एंड वो ये भी कहते हैं कि ये जो लॉ है मैंडेटरी सैंक्शंस लगाए जाएं चाइनीज़ ऑफिशियल्स पर जो कि रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट वायलेशंस के, एंड स्टेट्स डिपार्टमेंट जो है वो रिव्यू करे हांगकांग के स्पेशल स्टेटस को। एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, तो ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा डायग्राम दिखा देती हूँ। ये आपका चाइना है, दिस इज़ योर चाइना, एंड ये आपका हांगकांग है, ठीक है, ये मकाऊ है। तो ये मकाऊ एंड हांगकांग की प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है, ठीक है। ये अभी इन्होंने बड़ा करके दिखाया है कि ये आपका जो है ये आपकी साउथ चाइना सी है नीचे, कि ये मेनलैंड चाइना है, दिस इज़ मेनलैंड चाइना, एंड ये आपका हांगकांग है, ठीक है, एंड ये हांगकांग आइलैंड है नीचे। सो कैन चाइना जस्ट पुश दिस थ्रू। अच्छा जस्ट अ मिनट, ये 3 पॉइंट्स रह गए, पहले ये पढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, जो लॉ है वो अलाउ करता है बीजिंग को कि भाई वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जो खतरा हो नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो मीन्स आप खुलकर बोल नहीं सकते हो, मीडिया नहीं बोल सकती है क्योंकि सेंसरशिप लगा देंगे, तो इसलिए ब्रॉडकास्टर्स एंड जो न्यूज़पेपर्स है वो मीन्स उनको क्लोज भी किया जा सकता है, जेल में भी डाला जा सकता है पॉलिटिशियंस एंड एक्टिविस्ट को। तो ये जो मूव्स है ये सिटी के स्टेटस को बोलते हैं कि ये मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब जो है, फ्री फ्लो ऑफ जो इंफॉर्मेशन हो रही है वो हांगकांग के इकोनॉमिक सक्सेस के लिए ज़रूरी है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो तो मीन्स डगमगा जाता है ना, क्योंकि इतने सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जिनका हेडक्वार्टर हांगकांग के अंदर है वो अपने आप को एशिया में रिलोकेट करेंगे, तो उससे सिटी की जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी है उस पर फर्क पड़ेगा। तो चाइना जो है, हाउ कैन चाइना जस्ट पुश दिस थ्रू, तो जो बेसिक लॉ है वो यही कहता है कि चाइना के जो लॉ है वो हांगकांग के अंदर तब तक अप्लाई नहीं होंगे जब तक कि वो सेक्शन में ना लिखे हुए, मीन्स एनेक्स 3 के अंदर ना लिखे हों। तो क्रिटिक्स का यही कहना है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम प्रिंसिपल ये जो है इसको थोड़ा मीन्स जो चाइना है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, एंड हांगकांग ऐसा चाहते नहीं है, एंड दैट्स वाई दीज आर द प्रॉब्लम्स। नाउ बोथ कोरियाज वायलेटेड आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट, तो कोरियाज ने ब्रीच कर दिया है आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट, एंड व्हेन दे एक्सचेंज्ड गन फायर एट द बॉर्डर 3 मई को यूनाइटेड नेशन कमांड ने ऐसा कहा, यूनाइटेड नेशन कमांड ने कहा कि दोनों कंट्रीज़ ने गन फायर की बॉर्डर पर, दोनों ने ही आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट को ब्रीच किया है। ये भी कहा गया कि जो यूएनसी है, जस्ट अ मिनट, कि जो यूनाइटेड नेशन आपका जो कमीशन है वो दोनों को ही देखेगा, एंड दोनों जो है उनका जो भी मीन्स जो आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट जो इन्होंने डिसफॉलो कर दिया है, यूनाइटेड नेशन कमांड ने कहा कि दोनों के साथ डिस्कशन करेंगे एंड उनको इनकरेज करेंगे कि वो ऐसा दोबारा ना करें। यूएन कमांड जो कि देखता है कि डीमिलिटराइज जोन रहे दोनों कोरियाज के बीच में, एंड आर्मिस्टाइज जो है वो हॉल्टेड करता है कि 50-53 कोरियन वॉर ऐसी ना हो। एंड हाउ एवर सियोल ने रिग्रेट किया है कि जो कंक्लूजन है वो गलत हुई है, एंड ट्रूप्स हैड रिटेलिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्टिजेंसी मैनुअल। क्या हुआ, 3 मई को नॉर्थ कोरिया ने 4 शॉट्स किए छोटे फ्रॉम स्मॉल फायर आर्म्स साउथ कोरिया की तरफ इनसाइड द डीएमजेड, एंड जो साउथ कोरिया थे उन्होंने भी 2 शॉट्स किए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जो इंसिडेंट है दैट वाज हाईली लाइकली टू बी एन एक्सीडेंटल, मीन्स ये गलती से हुआ है। गन फायर एक्सचेंज जो है वो लेटेस्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है दोनों कोरियाज के बीच में उसको मीन्स जो ये आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट था इसको फॉलो नहीं किया दोनों ने ही। तो कोरियन आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट एक ऐसा आर्मिस्टाइज है जो कि कंप्लीट सिसेशन, मतलब कोई भी हॉस्टिलिटीज नहीं करनी, इसे यूएन कमांड ने साइन करवाया था दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स को, कोरियन पीपल आर्मी को एंड चाइनीज पीपल वॉलंटियर आर्मी से भी।
27 जुलाई 1953 को साइन हुआ था कि कोई भी हॉस्टिलिटीज़, कोई भी आर्म्ड फोर्स नहीं होगी जब तक कोई पीसफुल सेटलमेंट अचीव नहीं हो जाता। इसके थ्रू कोरियन डीमिलिटराइज जोन भी बना, दैट इज़ DMZ, एंड न्यू बॉर्डर जो था वो भी मीन्स बनाया गया दोनों नेशंस के बीच में, एंड दोनों को कहा कि आप इसको नहीं क्रॉस करेंगे। तो ये जो है DMZ जो है वो 38 पैरेलल एंड रन करता है सेपरेटेड, इसने नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को अलग कर दिया था जब कोरियन आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट हुआ था 1953 में। साउथ कोरिया ने एक्चुअली में ये साइन नहीं किया था क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे सिंगमैन रीज, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इसको एक्सेप्ट करने से। चाइना के जो नॉर्मलाइज रिलेशंस है उन्होंने पीस ट्रीटी साइन की थी साउथ कोरिया के साथ 1992 में। 1994 में चाइना ने विड्रू कर लिया मिलिट्री आर्मिस्टाइज कमीशन से, एंड सिर्फ नॉर्थ कोरिया एंड UN कमांड ही इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रह गए। तो UNC यूनाइटेड नेशन कमांड एक यूनिफाइड कमांड है मल्टीनेशनल मिलिट्री फोर्सेस की, 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि सपोर्ट करती है साउथ कोरिया को ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोरियन वॉर। नाउ यूरोपियन यूनियन अनवील्स 750 बिलियन यूरोज इकोनॉमी रेस्क्यू प्लान। तो यूरोपियन यूनियन ने इतने जो अमाउंट है 750 बिलियन जो यूरोज हैं वो देने की बात कही है, एंड इसके साथ जो EU का लॉन्ग टर्म बजट है 2021 से 2027 तक वो सेटअप किया गया है 1.100 ट्रिलियन यानी कि 1.21 ट्रिलियन डॉलर्स एंड इतने यूरोज मीन्स 1.100 यूरोज। तो डिटेल्स क्या है प्लान की? इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग जो यूरोपियन कमीशन है वो फंड्स बोरो करेगी मार्केट से, एंड 2/3 जो होगी वो तो ग्रांट्स के तौर पे दे देगी, एंड बाकी जितना भी बचेगा वो उसे संभाल के रखेगी। एडिशनल फंडिंग जो होगी वो EU प्रोग्राम्स के थ्रू होगी, एंड फिर उसे रीपे किया जाएगा EU बजट्स के थ्रू, लेकिन 2028 से पहले नहीं एंड 2058 के बाद नहीं। इसके साथ साथ फंड्स अवेलेबल कराए जाएंगे। ओके, नाउ ये ज़रूरी क्यों था? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है, एंड जो खासकर कंट्रीज़ है जैसे कि इटली, स्पेन, ग्रीस, फ्रांस, पोर्टुगल, वो हाई डेप्ट में है एंड वो टूरिज्म पर ही डिपेंड है, सो उनको थोड़ी मदद मिलेगी। Now we will read about ये हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। US स्ट्रिप्स हांगकांग फॉर स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस। तो US ने डिक्लेयर किया कि वो हांगकांग को कंसीडर नहीं करते ऑटोनॉमस फ्रॉम चाइना, एंड इसकी वजह से जो हांगकांग का जो स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस है वो भी US के साथ ख़त्म होने को है। तो इशू अभी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमने इसी वीडियो में किया है, तो वो आप दोबारा सुन लें कि इससे हांगकांग को देखिए नुकसान क्या होगा। 38 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा हांगकांग एंड US के बीच में जो ट्रेड होती है। तो ये जो सैंक्शंस होती हैं इसकी वजह से हांगकांग को नुकसान होगा, बाकी सबको आपको वही पुरानी बातें लिखनी है। नाउ सी, चाइना ने कंट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ पास किया है। तो चाइना पार्लियामेंट ने एक न्यू लेजिस्लेशन पास किया है हांगकांग के लिए, एंड ये फर्स्ट टाइम एम्पावर करेगा बीजिंग को कि वो नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए। तो ये जो लॉ है इसे ऐड करेंगे हांगकांग के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बेसिक लॉ, ताकि जो मेजर्स हैं वो लिए जा सके। एंड इस लॉ को कहा गया है NPC डिसीजन ऑन एस्टैब्लिशिंग एंड इम्प्रूविंग द लीगल सिस्टम एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म for the Hong Kong special administrative reason to safeguard national security। तो न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाए जाए हांगकांग के लिए, क्योंकि जो लॉ होंगे उसके अंदर वो एक्टिविटी भी इंक्लूडेड होंगी जो कि नेशनल सिक्योरिटी को इंडेंजर करती हैं, एंड किस तरीके से उनको करेक्ट किया। सो चाइना की पार्लियामेंट ने एक न्यू लेजिस्लेशन पास किया है हांगकांग के लिए, एंड फर्स्ट टाइम वो बीजिंग को पावर देंगे कि नेशनल सिक्योरिटीज़ लॉज डिफाइन किए जाएं फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हांगकांग एंड मकाऊ ही है।
ये जो लॉ है ये हांगकांग के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक लॉ में ऐड किया जाएगा, जिसके थ्रू जो टेरिटरी है मीन्स जो हांगकांग है वो इन मेजर्स को एक्सेप्ट करेगी, जो भी ये जो नेशनल आपकी जो कमेटी होगी स्टैंडिंग कमेटी ये बनाएगी। एंड ये एनपीसी जो स्टैंडिंग कमेटी एक स्मॉल बॉडी है जिसे कंट्रोल करती है गवर्निंग पार्टी एंड यही लेजिस्लेटिव वर्क को हैंडल करती है। ठीक है, तो ये न्यू लेजिस्लेशंस बनाएंगे इसके लिए। एंड इस लॉ को कहा गया है एनपीसी डिसीजन, ताकि ऑन ये लॉ का नाम है, ठीक है, एनपीसी डिसीजन ऑन एस्टैब्लिशिंग एंड इम्प्रूविंग द लीगल सिस्टम एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स फॉर द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये इस लॉ का नाम दिया गया है कि ये एनपीसी का डिसीजन है कि जो लीगल सिस्टम है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, अच्छे मैकेनिज्म्स लाए जाएंगे हांगकांग के लिए जो कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, एंड नेशनल सिक्योरिटी को भी सेफगार्ड किया जाएगा। इससे जो एनपीसी है उसको पावर मिलेगी कि वो नए सिक्योरिटी लॉज बना सकती है हांगकांग के लिए। एंड ये जो लॉ है इसके जो स्कोप है वो कोई भी एक्टिविटी जिसके थ्रू नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो उन सभी को कवर करेगी। तो मेजर्स बनाए जाएंगे कि काउंटर किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, पनिश किया जा सके फॉरेन एंड ओवरसीज फोर्सेस को, ताकि वो हांगकांग को यूज़ ना करें अपनी सेपरेटिस्ट, क्योंकि अभी यूएस एंड ब्रिटेन इनको सपोर्ट करते हैं ना कि इनको सेपरेट, सबवर्सिव, इन्फिल्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के तौर पे हांगकांग को यूज ना करें। तो व्हाट नेक्स्ट, तो अप्रूव होने के बाद जो एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी है वो कानून बना देगी एंड 2 मंथ्स लगेंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हांगकांग गवर्नमेंट भी इसको प्रोमलगेट कर देगी एंड सिटी के लेजिस्लेचर में भी ये पास हो जाएगा। ये जो लॉ है ये बीजिंग की पावर को बढ़ा देगी ओवर हांगकांग। एंड लास्ट ईयर भी इट वाज रॉयल्ड बाय द एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, क्योंकि प्रोटेस्ट होते रहते हैं जो कि ज़्यादा डेमोक्रेसी मांगते हैं एंड मेनलैंड चाइना से ज़्यादा ऑटोनॉमी मांगते हैं। तो ये डायग्राम मैंने आपको अभी भी दिखाई थी। तो इशू क्या है, तो ये क्रिटिसाइज़ किया है लीगल एक्सपर्ट्स ने कि ये अंडरमाइन करती है 1 कंट्री एंड 2 सिस्टम्स को, क्योंकि 1997 में हांगकांग जो है वो बेसिक लॉ से गवर्न हो रहा है जो कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर देता है एंड फाइनल एडजुडिकेशन भी देता है। सिर्फ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ही सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करे, लेकिन ऐसा लॉ बनाने के बाद वो अपनी पावर को और बढ़ाएंगे एंड हांगकांग की ऑटोनॉमी को छीनेंगे। इंटरनेशनल कंडेमनेशन क्या है, ये जो मूव है ये डायरेक्ट वायलेट करता है चाइना के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को जो कि उन्होंने यूएस को दिए हैं, यूके को दिए हैं, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं। यूएस एंड उनके जो साथी हैं वो ये कहते भी है कि जो एक्शन है वो हांगकांग की सोसाइटी को और डिवाइड करेगी एंड जो स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस जो हांगकांग को दे दिया गया है, यूएस ने जो दिया है वो उसको भी रिवोक कर लेंगे। नाउ यूएस हाउस पासिस उगुर्स राइट्स बिल। तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने लेजिस्लेशन उन्होंने पास कर दिया, लेजिस्लेशन कॉलिंग फॉर सैंक्शन की सैंक्शन लगाए जाएं चाइनीज़ ऑफिशियल्स पे, क्योंकि उनकी वजह से जो उगिर मुस्लिम्स थे उन्होंने अप्रेशन किया। एंड ये जो बिल है ये वाइट हाउस में भी सेंड कर दिया गया है ताकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या तो उसको वीटो कर दे या फिर उस लॉ पर साइन कर दें। तो डिटेल्स क्या है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए वेयर ये जो उगुर्स है ये रहते कहाँ हैं। तो ये आपका रशिया है, ये आपका मंगोलिया है, ये आपका जिनजियांग है, ये आपका कजाकिस्तान है। ये आप 2 एरियाज देख सकते हैं, उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो देखिए ये जो बिल है ये उन पर सैंक्शंस लगाने के लिए कहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो युगुर्स के अंदर या जो दूसरे मुस्लिम ग्रुप्स हैं जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर जो वहाँ पे रिप्रेशन करते हैं उन पर लगाया जाए। एंड यूएन जो है उसने कहा है कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा मुस्लिम्स यहाँ पर हैं। एंड इट साइंस आउट द रीजन्स कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी, उनका नाम ध्यान रखिएगा चैन क्वांग्यो। तो ऐसे ध्यान रख लीजिए, इनका चैन छिन जाएगा क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगी। तो एंड बिल ने ये भी कहा है कि यूएस फॉर्म्स जो जिंगजियांग के अंदर ऑपरेट कर रही हैं वो ये देखेंगी कि दे डू नॉट इंक्लूड पार्ट्स यूजिंग फोर्स्ड लेबर। तो युगुर्स मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर रहती है एंड इनकी एथनिक टाइज हैं टर्की के साथ एंड दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एज कम्पेयर टू चाइना बाय ब्रूटल फोर्स। तो चाइना क्यों टारगेट करती है, जिंगजियांग जो है वो ऑटोनॉमस रीजन है विद इन चाइना, लार्जेस्ट रीजन है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, बॉर्डर शेयर करता है 8 कंट्रीज़ के साथ, इंडिया के साथ भी, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान के साथ भी। एंड पास्ट डिकेड के अंदर प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पर आई है
जिसकी वजह से यहाँ पे हैंड चाइनीज़ भी रहने लगे एंड बेटर जॉब्स भी मिलने लगी। बट यहाँ से जो यूगुर्स थे उनको फीलिंग होने लगे कि उनके लिए खतरा है, तो जिसकी वजह से वायलेंस हुआ। 2009 में भी दंगे हुए जिसकी वजह से 200 लोग मरे, खास करके हैंड चाइनीज़ कैपिटल उरुमकी के अंदर। एंड और भी वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं। बीजिंग का ये भी कहना है कि जो यूगुर्स रिपोर्ट है वो जो ग्रुप्स है वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं एंड अपने नेबर्स के साथ कल्चरल टाई अप करते हैं, टर्की के साथ। एंड उनके जो एलिमेंट्स हैं इन प्लेसेस लाइक पाकिस्तान वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट बनाना चाहते हैं इन जिनजियांग। इसलिए जो चाइनीज़ की जो पॉलिसी है वो एंटायर कम्युनिटी को सस्पेक्ट के तौर पे देखती है एंड कोशिश करती रहती है कि किस तरीके से इनको कंट्रोल में किया जाए। अगेन लेट मी टेल यू दिस इज़ द टॉपिक विच वी हैव ऑल्सो ऑलरेडी डन, सो लेकिन दोबारा से हम सभी टॉपिक्स कर रहे हैं। ट्रम्प ऑर्डर टू टारगेट सोशल मीडिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जो कि टारगेट करता है लीगल प्रोटेक्शंस दैट कीप पीपल फ्रॉम स्विंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स। तो ये ऑर्डर जो है ये इजी बना देगा फेडरल रेगुलेटर्स के लिए कि वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो कंपनीज हैं वो सप्रेस कर रही है फ्री स्पीच को व्हेन दे मूव टू सस्पेंड यूजर्स और डिलीट पोस्ट। तो इशू क्या है, देखिए ये मूव आया एक एंगर की वजह से एट ट्विटर ओवर इट्स डिसीजन दिस वीक एंड चेक लेबल्स। इसमें क्या हुआ था कि जो ट्विटर का जो मूव था वो यही था कि जो प्रेसिडेंट्स के ट्वीट्स हैं उनको टैग किया जाए एंड कम्स आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग अक्यूज्ड ऑफ इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट्स वायलेशन ऑफ प्लेटफॉर्म रूल्स विद हिज डेली ट्वीट्स। तो एक बार मैं आपको इसको दोबारा से बता देती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया और उन्होंने कहा कि जो ये लीगल प्रोटेक्शंस हैं, टारगेट किया लीगल प्रोटेक्शंस पे दैट कीप पीपल फ्रॉम सुइंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स की जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं इनको स्यू नहीं कर सकते। तो ये जो लीगल प्रोटेक्शंस जो लोगों को दी जाती हैं इनको टारगेट किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। ऑर्डर जो है वो ये ऑर्डर दिया कि इससे ईजी होगा जो फेडरल रेगुलेटर्स है, ध्यान रखिए फेडरल रेगुलेटर्स जो हैं वो आर्ग्यू कर सकेंगे कि जो कंपनीज है जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं ये फ्री स्पीच को सप्रेस्ड करती हैं एंड दे मीन्स व्हेन दे मूव टू सस्पेंड यूजर्स और डिलीट पोस्ट, मीन्स जब ये यूजर्स को मजबूर करती हैं कि वो अपनी पोस्ट को डिलीट कर दे, जैसे ट्विटर वगैरह पे कुछ लिख देते हैं ना। तो इशू क्या था, एक एंगर हुआ एट ट्विटर ओवर हिज डिसीजन दिस वीक टू अपेंड फैक्ट चेक लेबल्स टू सेवरल ऑफ हिज ट्वीट्स अबाउट मेल इन वोटिंग अलॉन्ग विद लिंक्स टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। एंड जो ट्विटर्स का जो मूव था टू टैग कर देते हैं ना प्रेसिडेंट के ट्वीट्स को, वो काफ़ी सालों बाद आया ऑफ बीइंग अक्यूज्ड कि उनको अक्यूज़ किया गया कि वो प्रेसिडेंट जो है वो वायलेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म रूल्स को विद हिज डेली ट्वीट्स। तो एक बार मैं आपको थोड़ी इसकी और जानकारी दे दूं पहले। तो देखिए 1996 का लॉ है सेक्शन 230 ऑफ द कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट जो कि लोगों को मना करता है फ्रॉम सुइंग प्रोवाइडर्स ऑफ एन इंटरैक्टिव कंप्यूटर सर्विस ऑफ लिबल इफ यूजर्स पोस्ट डिफेमेटरी मैसेजेस ऑन प्लेटफॉर्म। इट सेज कि जो इंटरमीडियरी वेबसाइट ऑपरेटर्स हैं एक ऐसी कैटेगरी जो कि सोशल मीडिया जेंट्स हैं जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब टू ब्लॉग्स दैट लेड रीडर्स पोस्ट कमेंट्स। जैसे अब हम भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आप कमेंट करते हैं ना, they will not be treated as the publisher or the speaker for making others post available. Now एक related provision जो है वो भी protect करता है sites को from lawsuits accusing them of wrongfully taking down content. तो इससे good faith decisions जो है it gives them immunity for good faith decisions to remove and restrict posts that deem obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing or otherwise objectionable whether or not such material is constitutionally protected. तो executive, how does the executive order target this yield? तो by putting forward a vision for an exception to websites legal community, जो order है वो argue करता है कि अगर site restrict करेगी किसी को भी दूसरे के कंटेंट को बैड फेथ में या और भी उससे आगे चली जाएगी thus losing its legal community immunity from lawsuits. नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर ये विजन जो है वो लॉ पे माना गया तो इसका मतलब होगा सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं उनको स्यू किया जा सकता है फॉर डिफेमेटरी कंटेंट ओवर व्हाट अदर पीपल पोस्ट ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स।
तो यही है, मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल सरकार के खिलाफ कुछ लिखा, ठीक है, और जो ये सोशल मीडिया है इन्होंने इसको टैग कर दिया, तो ये जो सोशल मीडिया है इसके अगेंस्ट भी लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो ये है सिंपल सा पॉइंट ये है। तो अगर जो विजन है वर्ड द लॉ मीन्स जो सोशल मीडिया कंपनीज है उनको भी स्यू किया जा सके अगर वो ऐसे कंटेंट को मीन्स जो दूसरे लोगों ने पोस्ट किया है अगर वो उसके ऊपर भी अपनी सहमति देते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किया गया था दैट अ कोर्ट वुड फर्स्ट हैव टू डिसाइड, कोर्ट को पहले डिसाइड करना चाहिए दैट द सोशल मीडिया फर्म हैड सफिशिएंटली इंगेज्ड इन इनफ एडिटोरियल कंडक्ट टू लूज इट्स इम्यूनिटी, कि जो सोशल मीडिया है उसको भी खतरा होना चाहिए कि वो भी अपनी इम्यूनिटी खो देंगे अगर वो कुछ गलत लिखते या छापते हैं तो। लेकिन ये जो ऑर्डर जो ट्रंप ने ऑर्डर दिया है ये कंपनीज को डिस्करेज करता है, अगेन यही कि हमारे हक लिए जा रहे हैं, हम एक्टिव रोल नहीं हमें मिल रहा है, ठीक है, हम जिस तरीके से लिखना चाहते हैं हमें ऐसे नहीं लिखा देने जा रहा है। तो ये उनकी पॉइंट्स हैं। देन कम्स यूनिसेफ लॉस्ट एट यूनिसेफ लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ ने एक नई रिपोर्ट लेके आए, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। 33 मिलियन न्यू डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं 2019 के अंदर, जिसमें से 25 मिलियन तो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से एंड 8.5 मिलियन कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से। 22 मिलियन न्यू डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं चिल्ड्रन की, जिसमें से 3.8 मिलियन वायलेंस की वजह से एंड 8.2 मिलियन वेदर की वजह से। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं एज कंपेयर टू कॉन्फ्लिक्ट एंड, तो नेचुरल डिजास्टर से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है एज कंपेयर टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। 10 मिलियन जो है वो ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक के अंदर ही पाई गई एंड साउथ एशिया में 9.5, ठीक है। तो कोरोना वायरस की वजह से भी सफरिंग बड़ी, फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पाया जिसकी वजह से डिसीज़ जो थी वो और भी फैली। रिस्क जो थे वो चिल्ड्रन ने फेस किए एंड चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग भी बढ़ी है। जो लार्जेस्ट नंबर है इंटरनली डिस्प्लेसमेंट के, ये इंटरनली डिस्प्लेसमेंट है, वो ऊपर था नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स में सबसे ज़्यादा ईएपी, ईस्ट एशिया पैसिफिक एंड देन साउथ एशिया। अगर इंटरनली डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मीना के अंदर एंड देन अफ्रीका के अंदर, ठीक है। इंडिया के एंड उनके नेबर्स के बारे में जाने तो 5 मिलियन से भी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है नेचुरल डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से। इसके बाद हुई है फिलीपींस, बांग्लादेश एंड चाइना। तो पहले है आपका इंडिया, देन पीबीसी, फिलीपींस, बांग्लादेश एंड चाइना। 69% ग्लोबल डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट्स हुई इन चारों देशों के अंदर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस भी रही। तो गवर्नमेंट एंड पार्टनर्स को कुछ कदम उठाने होंगे, इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी एंड टाइमली एंड एसेसिबल डाटा को यूज़ करना होगा। नाउ वी विल रीड अबाउट यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो नया जो पास हुआ है, बिल जो पास हुआ है उसके ऊपर सवाल उठाया है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, क्योंकि इससे बॉन्ड बाइंग स्कीम जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की वो बनी थी। इशू क्या है? द रूलिंग इज सीन एज चैलेंजिंग द लॉन्ग सेटल्ड हायरार्की ऑफ यूरोपियन यूनियन जुडिशरी एंड हैज़ बीन रेसोनेटेड विद मैनी गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज़ के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो केस क्या है, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो मास बॉन्ड बाइंग वाज लॉन्च जब यूरोजोन 2010 का क्राइसिस हुआ था एंड यूरो को सपोर्ट करने की बात कही गई थी, ईयू के नेशनल बेल आउट फॉर ग्रीस एंड सम अदर कंट्रीज़। तो ये जो स्कीम है ये चैलेंज की गई कोर्ट के अंदर, इसको पब्लिक सेक्टर परचेज प्रोग्राम कहा गया। 2015 में ये लॉन्च हुई थी एंड जिसकी वजह से 2.1 ट्रिलियन जो डॉलर्स थे, यूरोस थे बॉन्ड्स के, वो लाए गए थे एंड सेपरेटली भी इन्होंने और भी खरीदे थे 0.5 ट्रिलियन के। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ये कहना है कि सेंट्रल बैंक को रोक देने चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने यूरोपियन सेंट्रल बैंक के थ्रू एंड 3 महीने के अंदर रोक देना चाहिए। जो जर्मनी रूलिंग है वो इसीलिए आई क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन का जो टॉप कोर्ट है 2018 में उन्होंने कहा था कि जो मतलब तब तो ये लॉ के अकॉर्डिंग ही था एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन सुप्रीम कोर्ट का, जो कि ईयू के लॉ के मैटर्स को देखता है। 1952 में बना था ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद। इसका जो ये बेस है वो लग्जमबर्ग के अंदर है
यूरोपियन यूनियन के लॉ को इंटरप्रेट करता है, कंट्रीज़ में अप्लाई करवाते हैं, डिस्प्यूट्स को सेटल करवाते हैं। हायरार्की में जो नेशनल कोर्ट्स हैं वो ईसीजी के नीचे रखे जाते हैं। एंड एंट्रेंस को फॉलो करते हुए जो ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुई थी, ध्यान रखिएगा ट्रीटी ऑफ पेरिस से ये बना था, एंड ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुई थी 2009 में, जहाँ पे यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिशियल नेम जो था वो चेंज किया गया था। पहले इसका नाम था कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़, ठीक है, फिर इसको कर दिया गया यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अंदर 1 जज होते हैं पर मेंबर स्टेट, 27 है, एंड मींस केसेस सुनते हैं इन पैनल्स ऑफ 3, 5 एंड 15 जजेस। एंड ये रीइलेक्ट होते रहते हैं 3 ईयर्स के लिए, मतलब इलेक्ट होते रहते हैं 3 ईयर्स के लिए जो प्रेसिडेंट होते हैं। देन देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये हमने इसी करंट अफेयर कंपाइलेशन में किया है, बट वी आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन। तो 500 मिलियन जो यूएस डॉलर्स है वो कोविड-19 की वजह से इंडिया ने ये इनिशिएट किया है इन द इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू। ओके, तो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इन्होंने अपना काम करना शुरू किया था जनवरी 2016 में। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर ये डेवलप काम करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जिसके अंदर एक गवर्नर होता है एंड एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है जिसे हर मेंबर कंट्री अपॉइंट करती रहती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो नॉन रेजिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है बैंक के जनरल ऑपरेशंस के लिए। इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, बैंक ने इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी इस्टेब्लिश किया है ताकि प्रेसिडेंट को मदद मिल सके, सीनियर मैनेजमेंट को मदद मिल सके। एंड ये ध्यान रखिएगा इसके जो पैनलिस्ट है उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती। 2 ईयर टर्म्स के लिए जो है प्रेसिडेंट इनको सिलेक्ट करते हैं 2 ईयर टर्म्स के लिए। एनुअल मीटिंग होती रहती है प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पर। यूनाइटेड नेशन ने इसको अच्छा माना कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए अच्छा है। इसकी कैपिटल $100 बिलियन है, मींस 2/3 है एशियन डेवलपमेंट बैंक के एंड हाफ है वर्ल्ड बैंक से। देन वी विल रीड अबाउट शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है इंडिया के एस जयशंकर, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरम्स मीट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये हुई। एंड जो मेजर इशू था वो डिस्कस किया गया वॉज द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 15 जून 2001 को बनाई थी शांघाई चाइना के अंदर। कजाकिस्तान ने, चाइना ने, किर्गिज ने, रशियन ने, तजिकिस्तान ने, उज्बेकिस्तान ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे पाकिस्तान एंड इंडिया का नाम नहीं है। शांघाई 5 मैकेनिज्म पे काम करता है। इसे साइन किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग जून 2002 में, एंड फिर ये फोर्स में आया था 19 सितंबर 2003 को। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन एंड चाइनीज़। मेन एम यही है ट्रस्ट के लिए काम करना, डेमोक्रेटिक, फेयर एंड सब कुछ अच्छे से हो सके। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है इसके अंदर, जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हर साल एक बार मिलते हैं, डिसीजंस लेते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं। देन आपका एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, जो कि 1 साल में मिलते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, इश्यूज डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, एक तो एससीओ का सेक्रेटेरिएट है बीजिंग के अंदर, एंड दूसरा एग्जीक्यूटिव कमिटी है ऑन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर दैट इज रैट्स इन तशकेंत। देन एससीओ के सेक्रेटरी जनरल एंड डायरेक्टर है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एससीओ रैट्स, जिन्हें अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। अब देखिए 8 मेंबर स्टेट्स हैं, यहाँ पर इंडिया का नाम एंड पाकिस्तान का नाम है, ठीक है। इंडिया है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिज है एंड रशिया है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर को आप ध्यान रखिएगा बीमा से, बी से बेलारस, आई से ईरान, एम से मंगोलिया, ए से अफगानिस्तान। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जो भी देश आसपास के बचे, अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की एंड श्रीलंका। G20 क्या है? तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने एक मीटिंग अटेंड की, सेकंड G20 वर्चुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई। G20 मीटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2/3 पॉपुलेशन एंड 85% GDP इसके अंदर इंक्लूडेड है, एंड इसको कहा जाता है समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। 1997-1998 में जब एशियन के फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे तब ये बनी थी, एंड G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया था कि वो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक
गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी 1990 में कि वो इसे बनाएंगे। कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, रोटेटिंग बेसिस पे प्रेसिडेंसी ली जाती है एंड वही कंट्री रिस्पॉन्सिबल होती है कि नेक्स्ट समिट को ऑर्गेनाइज करेंगे। पहली हुई थी बर्लिन में 1999 में, क्योंकि ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। किस किस के पास मेंबरशिप है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राज़ील, सी से कनाडा चाइना, एफ से फ्रांस जर्मनी, आई से 3 है इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा यहाँ भी नॉर्थ कोरिया नहीं है, सिर्फ साउथ कोरिया है, टर्की है, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन। इसका रेलिवेंस है क्योंकि ये भी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड को एक साथ लेकर चल रही है, ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करते हैं। G20+ क्या है? तो G20 डेवलपिंग नेशंस, इसके बाद G21, 23, 20+, ये अगस्त 2003 में बने थे। ये G20 के मेजर इकोनॉमी से डिफरेंट है। ये सितंबर 2003 में बने जब 5वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही थी WTO की एट कैनकन, मैक्सिको। वो कब बनी थी? बर्लिन 1999 में, ठीक है। और ये कब बनी? मैक्सिको में, कैनकन के अंदर 6 जून 2003 को ब्रासिलिया डिक्लेरेशन हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका का, ठीक है। एंड G20+ के अंदर 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 70% फार्मर्स एंड 26% वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड है। नाउ कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग, तो ये हुई 32 मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही। हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये, प्रीवियस ईयर भी हुई थी एंड मींस जिनेवा के अंदर ये होती है मिड मई के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 2020 में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई। इन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। 54 स्टेट्स हैं इसके अंदर एंड ये प्रोक्लेम करते हैं कि ये सभी फ्री हैं, इक्वली हैं, लीगली लायबल नहीं है, बाउंडिंग नहीं है एक दूसरे को, ठीक है। तो ब्रिटिश जो मैंडेट्स दैट डिड नॉट बिकम, जो इसके पार्ट्स नहीं बने, वो हैं इजिप्ट, ट्रांसजॉर्डन, इराक, ब्रिटिश पैलेस्टाइन, सूडान, ब्रिटिश सोमालीलैंड, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर एंड यूएई। इसका फॉर्मर नेम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ही है। 54 मेंबर स्टेट्स हैं एंड इंटर गवर्नमेंटल कंसेंसस रहता है मेंबर स्टेट्स का। 1949 में बनी थी लंदन डिक्लेरेशन के थ्रू। एंड हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड जो पोजीशन है वो सिंबॉलिक है। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन दिए हैं इंडिया के सोशल सेफ्टी नेट को बढ़ाने के लिए ड्यू टू कोविड-19। स्पेशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम है ये, तो इसे क्रेडिट करेंगे आईडीए एंड आईडीए देगा आपको $550 मिलियन that is International Development Association, and IBRD that is International Bank of Reconstruction and Development, ये देंगे $220 मिलियन एंड जो मेच्योरिटी है वो 18.5 ईयर्स की है। ग्रेस पीरियड भी है 5 साल का। तो 1960 में बना था आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि लोन्स एंड ग्रांट्स देता है ग्रोथ बढ़ाने के लिए, पीपल लिविंग कंडीशंस को बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड बैंक की ये एक आर्म है दूसरी, एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दोनों का सेम स्टाफ एंड हेडक्वार्टर्स है। ये मनी लैंड करते हैं कंसेशनल रेट्स पर। एंड आईडीए तो बिल्कुल ही लिटल या नो इंटरेस्ट ही चार्ज करता है 25 से 40 साल तक एंड 5 से 10 साल का ग्रेस पीरियड भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वर्ल्ड बैंक है, पहले आपका इंटरनेशनल बैंक है फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट, देन आपका आईडीए है, देन आपका आईएफसी है, देन मिगा है, देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो रिलेटिव पावर्टी जो है ये ध्यान रखिएगा, रिलेटिव पावर्टी कैसे डिफाइन की जाती है फंड्स लेने के लिए? जीएनआई पर कैपिटा इनकम, जीडीपी नहीं है, एनएनपी नहीं है, जीएनआई है पर कैपिटा इनकम। जिनका थ्रेशोल्ड $1175 से कम हो उनको मिलेगा, जिनके पास क्रेडिट वर्दीनेस कम हो उनको ये मिलेगा। देन इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2020 17 मई को मनाया गया। थीम था कनेक्ट 2030 ICTs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 मई से ये मीन्स इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं 1969 से ही। पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन 1865 में बना था। ये एक एजेंसी है यूएन की जो कि टेली कम्युनिकेशन ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करती है। 1865 में बनी थी इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ओल्डेस्ट है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 3 सेक्टर्स हैं इसके अंदर, रेडियो कम्युनिकेशन है, देन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन है, देन टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है। 193 स्टेट्स है एंड इसके अंदर पलाऊ नहीं है, ठीक है, प्लस द वेटिकन सिटी, मींस वेटिकन सिटी है। मेंबरशिप सभी यूएन मेंबर्स के लिए अलाउड है।
रेगुलेशन से स्टैंडर्ड्स बताते हैं। ओके, टेलीकम्युनिकेशन से थोड़ा रिलेट करिएगा आप इसको। 1869 से इंडिया भी इसका मेंबर है एंड रेगुलर मेंबर है। आईटीयू काउंसिल का भी 1952 से ही। नवंबर 2018 में मेंबर भी बने फॉर अनदर 4 ईयर टर्म फॉर 2019 टू 2022। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो चेयरमैनशिप लेने जा रहे हैं एट इट्स 147 सेशन। वर्धन जो है वो सक्सीड करेंगे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी को, जो कि चेयरमैन है अभी 34 मेंबर WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। ये ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड अलग है, हेल्थ असेंबली अलग है। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी का पार्ट है एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो अलग है। ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर ध्यान रखिएगा, हेल्थ असेंबली के अंदर नहीं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स हैं एंड ये रोटेट होते रहते हैं हर साल। अफ्रीकन, अमेरिकन, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोपियन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड वेस्ट पैसिफिक 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। एजेंडा सेलेक्ट करते हैं हेल्थ असेंबली के लिए, इफेक्ट करते हैं डिसीजंस को एंड पॉलिसीज़ को, एडवाइस करते हैं एंड मीन्स डिबेट करते हैं हेल्थ इश्यूज़ पर। जो दो बोर्ड है, असेंबलीज हैं, वो 3 काइंड के डॉक्यूमेंट्स करते हैं। पहला तो रिजोल्यूशंस एंड जो डिसीजन पास किए दोनों बॉडीज़ ने, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो पब्लिश किए WHO ऑफिशियल पब्लिकेशंस ने, एंड वो डॉक्यूमेंट्स जो इन सेशन प्रेजेंट किए गए हों। इंडिया इसकी पार्टी बनी थी WHO कॉन्स्टिट्यूशन की 12 जनवरी 1948 को। पहला जो रीजनल डायरेक्टर थे वो थे इंडियन डॉक्टर चंद्रमानी, जिन्होंने 1948 टू 68 सर्व किया। 2019 से ही डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो हैं वो WHO की चीफ साइंटिस्ट भी हैं। देन इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 29 मई को ऑब्जर्व किया गया सॉरी। जो थीम है वो यही रही कि विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ठीक है, एंड 132 मीन्स ये अडॉप्शन था 20th एनिवर्सरी का ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल 1325 ऑन विमेन पीस एंड सिक्योरिटी। तो जो पहली UN पीस कीपिंग थी वो 29 मई 1948 को हुई थी। एंड पीस कीपिंग एक जॉइंट एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का। इसे एथोराइज करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है UN मेंबर स्टेट्स की। हर मेंबर ऑब्लिगेट होता है कि वो अपना शेयर भी पे करेगा। UN पीस कीपर्स, जिन्हें ब्लू बेरेट्स या ब्लू हैमलेट्स भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर लाइट ब्लू बेरेट्स और हैमलेट्स। जो सिविलियन स्टाफ है पीस ऑपरेशंस का वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स हैं, जिन्हें रिक्रूट एंड डिप्लॉय करते हैं UN सेक्रेटेरिएट। जो UN पीस कीपिंग है वो कंट्रीज को हेल्प करती है कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालने में। ओके, 3 इनके मेन पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने ब्लू हैमलेट पहने हैं। कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, इम्पार्शियबिलिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्स। कहाँ पर फोर्स यूज होगा? सिर्फ डिफेंस में, डिफेंस ऑफ द मैंडेट में। ये एक यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है। जनरल असेंबली को, सिक्योरिटी काउंसिल को, सेक्रेटेरिएट को, ट्रूप एंड पुलिस कॉन्ट्रीब्यूटर्स को, होस्ट गवर्नमेंट्स को एक साथ लेके आती है ताकि पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे। नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो मीटिंग थी वो अटेंड की वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। एंड जो इलेक्शन होगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट का, अपॉइंटमेंट होगी वाइस प्रेसिडेंट की, इसके ऊपर एजेंडा जो था वही था इसके अंदर। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स ने बनाया है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने 2013 में बनाया था जब 5वीं ब्रिक्स समिट हुई थी डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर। फिर 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, मींस एग्री हुआ था 5th में, बनाया गया 6th में जब फोर्टेलेजा ब्राजील के अंदर हुई। एंड हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना के अंदर है। वर्ल्ड बैंक की तरह ना होके इसका सभी के पास बराबर वोट होती है एंड किसी भी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है। सो ये कुछ इंस्टा कोर्सेज है, ये आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज़ हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। 120 पेजेस तक हम आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आई नो कुछ टॉपिक्स ऐसे रह जाते होंगे जो आपको नहीं क्लियर हो पाते होंगे, तो उनका जो बेसिक टर्म्स है उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिक टर्म्स भी अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वीडियोज़ हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। एंड मुझे आपको पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पढ़ना होता है एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द IAS। सो इसलिए मुझे जितना भी मैं मेहनत कर सकती हूँ मैं करती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा
ज़्यादा मैं टाइम आपको नहीं दे सकती कि मैं बेसिक टर्म्स भी समझा पाऊँ। एंड मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही वीडियोस बनाती हूँ। ओके, एंड अभी मैं कोई और मींस प्रिपरेशन भी नहीं करा रही हूँ, ना ही एसए की ना ही हिस्ट्री की। अगर टाइम मिलता है तो मैं करा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं करंट अफेयर्स को टाइम देने के बाद बाकी सभी टाइम अपनी खुद की स्टडीज़ को देती हूँ, बिकॉज खुद पढ़ना इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। सो थोड़ा सा आप कॉपरेट करें, एंड अगर कोई डाउट करंट अफेयर से रह जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।